नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं झारखंड की बजट के बारे में। झारखंड का बजट 2024 और 25। अब ये आप झारखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे होंगे तो यहाँ से आपका डेफिनेटली चाहे जेपीएससी की बात कर ले या फिर जेएसएससी की बात कर ले। जेपीएससी में अभी अपकमिंग 14 जेपीएससी और फॉरेस्ट रेंज की वैकेंसी है। जेएसएससी में सीजीएल है, अभी आपका जो 21 से पेपर है। दरोगा की आगामी वैकेंसी, एलडीसी की वैकेंसी, फील्ड वर्कर 10th लेवल पे और उत्पाद सिपाही, जहां से आपको फिक्स है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 3 से 4 सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछने वाला है। तो चलिए एक एक चीज को बिल्कुल समझते हुए, ठीक है ना। देखिए डाटा सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही, मैंने हर एक डाटा को यहाँ पे रखा है, देख सकते हैं हर एक डाटा को रखा है। लेकिन ये डाटा आपको याद नहीं होने वाला भाई। ये याद क्यों नहीं होगा कि जब तक आप चीज़ों को एक एक टर्मिनोलॉजी को अगर नहीं समझेंगे तो, ठीक है। और कौन सा डाटा आपको याद रखना है, कौन सा डाटा आपसे जेपीएससी जेएसएससी पूछेगी, वो सब कुछ मैं आपको बतला दूंगा। तो चलिए बिना देर के हुए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए सबसे पहले पहला जो टर्म हमें समझना है फाइनेंशियल ईयर के बारे में, यानी कि हिंदी में जिसे हम कहते हैं वित्तीय वर्ष। अब ये वित्तीय वर्ष क्या होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने लिखा है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। इसका मतलब क्या, देखिए जो हम लोग नए साल की जब हम बात करते हैं, जब हम नए साल की बात करते हैं तो नए साल सरकार की, क्या नए साल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सा नया साल है, किसकी नया साल है, तो सरकार की है। जैसे हम लोग नया साल क्या कहते हैं 1 जनवरी। लेकिन जब सरकार की बात करते हैं इकोनॉमिकली, जब हम बात कर रहे होते हैं नए साल की, तो सरकार का जो नया साल होता है वो होगा आपका, जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है तो 2024 चल रहा है। तो 2024 1 अप्रैल, ठीक है ना, 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 जो ईयर है ये आपका फाइनेंशियल ईयर, या इसे ही हम कहते हैं वित्त ईयर, या फिर सरकार की जो नया साल जो होता है ये आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025। इसीलिए आप जब भी देखेंगे कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस का इंक्रीज होना 1 अप्रैल से, या कोई भी प्राइस का प्रोडक्ट का प्राइस का घट जाना, वो 1 अप्रैल से ही आपको इंप्लीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका बजट जो होता है इंप्लीमेंट 1 अप्रैल से ही होता है। उसी प्रकार अगर मैं एक दूसरा ईयर लूं जैसे कि 2025, तो 2025 में जो सरकार की बजट आएगी वो इंप्लीमेंट होगी नए साल से। और सरकार की नया साल क्या होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026। क्लियर हो गया। यानी कि हमने अभी क्या क्लियर किया कि हमने आप, क्योंकि आप जब बजट पढ़ेंगे तो आपको हर जगह हर किताब में देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर। अब इस फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर का मतलब है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष मतलब नए साल की हम बात कर रहे हैं। ये नए साल किसकी, तो सरकार की। ये सरकार की नए साल कब से स्टार्ट होती है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये सरकार की नए साल होती है। चलिए भाई, तो ये आपका बजट इंप्लीमेंट कब से होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च को बजट का क्या होता है इंप्लीमेंटेशन हो जाता है। इसी कारण आप देखते भी हैं चीज़ों की महंगाई का बढ़ना, कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, वो कब से होगा, तो वो 1 अप्रैल से ही देखने को मिलता है। ये तो हो गया भाई, हम एक पहला टर्म को क्लियर कर लिए, वो क्या था आपका फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष। अब हम बात करेंगे बजट की। अब बजट को डायरेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपने जीवन लाइफ से चीज़ों को रिलेट करेंगे, और हर एक चीज़ हम फिर सरकार से कोरिलेट करवा देंगे। जैसे कि जस्ट एन एग्जाम्पल, ये आप हैं, अभी आप अपने आप को इस प्रकार के फिगर में देखना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं ले रहा हूं कि ये मैं हूं, ठीक है। मेरी जो बजट है भाई, ठीक है ना, मेरी जो बजट है वो कितनी है, एक साल की जो बजट है 20 लाख रुपए, यानी कि 2024 कौन सा डेट होगा आपका 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक, हम ये जो एक साल में जो हमें पैसे की जरूरत है वो कितनी है, 20 लाख की जरूरत है। अब ये 20 लाख को हम या तो क्या कर सकते हैं, अप्रैल में कुछ खर्च करेंगे, उसके बाद कुछ मई में खर्च करेंगे, उसके बाद कुछ जून में खर्च करेंगे, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, एंड देन 31 मार्च तक चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। या फिर हम एक स्ट्रैटेजी बना करके
इस 20 लाख को क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। यानी कि हम इसको दो प्रकार से खर्च कर सकते हैं। यूं ही हम कोई भी मंथ जब मन हुआ, जैसे नीड हुई वैसे खर्च करते चले गए, या फिर हम एक स्ट्रेटजी प्लान बनाएंगे, उसके तहत खर्च करेंगे। लेकिन खर्च करने से पहले आपको क्या करना है, आपको तो पहले इस फाइनेंशियल ईयर में, यानी इस वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक साल में आपको जो ये 20 लाख की जरूरत है, ये 20 लाख क्या करना पड़ेगा, आपको कमाना होगा। यानी ये 20 लाख आपको कहां से प्राप्त होगा, यानी कि रिसिप्ट कहां से होगा, ये आपको, इसकी पहले आप हमें जानकारी दे दीजिए। तो चलिए मैं आपको जानकारी देता हूं। जैसे ये 20 लाख है, तो ये 20 लाख यानी कि सरकार को 20 लाख रुपए चाहिए, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार को, यानी हेमंत सोरेन जो है चीफ मिनिस्टर, इनको 20 लाख रुपए चाहिए झारखंड सरकार, झारखंड स्टेट को चलाने के लिए। तो इनको भाई 20 लाख रुपया अपने पास लाना भी होगा। तो अब ये कहां से लाएगी, तो इन्होंने टैक्स से, ठीक है ना, इन्होंने टैक्स से 7 लाख रुपया कमा लिया, ठीक है ना। अब ये आपको इनकम बता रहा हूं, 20 लाख ये इनकम कहां से किए हैं, 7 लाख रुपए ये कहां से ले लिए, टैक्स से ले लिए। चलिए भाई, दूसरा एक होता है आपका नॉन टैक्स। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं सर यहाँ पे समझिए, टैक्स और नॉन टैक्स का बीच का जो डिफरेंस है उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए, टैक्स कहने का मतलब ये, जैसे कि आप क्या देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है ना, आप जीएसटी देते हैं, या आप कस्टम ड्यूटी देते हैं, या फिर इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये सारे क्या हो गया, आपका टैक्स हो गया। लेकिन नॉन टैक्स की बात करते हैं, बात कर ले, यानी कि सरकार को टैक्स के थ्रू कितना इनकम हो गया, 7 लाख, यानी 20 लाख में सरकार को कितना मिल गया, 7 लाख मिल गया है। अब सरकार ने नॉन टैक्स से कितना ले लिया है, 3 लाख रुपए सरकार को नॉन टैक्स से मिल गया। आखिर ये नॉन टैक्स क्या होता है, तो चलिए हम नॉन टैक्स की बात करते हैं। नॉन टैक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये, जैसे कि आप कोई भी स्टम्प पेपर खरीदते हैं, ठीक है, इसका भी पैसा आप देते हैं, तो ये नॉन टैक्स में आता है। इसके अलावा आप कोई लाइसेंस बनाते हैं, उसका टैक्स देते हैं, वो भी नॉन टैक्स में आ गया। इसके अलावा कोई भी फाइन आपको भरना पड़ जाता है, कोई भी फाइन हो सकता है, जैसे कि आप रेल में जा रहे हैं विदाउट टिकट तो फाइन, इसके अलावा आप विदाउट हेलमेट घूम रहे उसका फाइन, तो ये सभी क्या हो गया, आपका नॉन टैक्स हो गया। इसके अलावा ये भी हो सकता है, आपने किसी को उधार दिया था भाई, तो आपने उधार दिया, तो उसके बदले वो पैसा आपका रिटर्न करेगा विथ सूद, यानी कि ब्याज के साथ, ये भी पैसा क्या हो गया, नॉन टैक्स। यानी कि इस प्रकार से सरकार ने 3 लाख रुपया अर्निंग कर लिया। तो अब आपको समझ में आ गया टैक्स और नॉन टैक्स। चलिए, हेमंत सोरेन जी को चाहिए कितना, 20 लाख रुपए। ध्यान रखिएगा भाई, अब सरकार, हेमंत सोरेन जी के पास 7 लाख रुपए आ गए टैक्स से, यानी कि जीएसटी से, और वहां पे जो राज्य सरकार में जो कर्मचारी है वो जो टैक्स फिलअप कर रहे हैं, उसके थ्रू क्या हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है। और जीएसटी में भी कौन सा, एसजीएसटी, यानी कि स्टेट में जो लगने वाला वो जीएसटी है, उससे आपको कितना हो गया, 7 लाख रुपया मिल गया इनकम हेमंत सोरेन जी को। इसके बाद नॉन टैक्स से कितना मिल गया, 3 लाख रुपया मिल गया। कितना पैसा हो गया, 10 लाख रुपए। अभी और भी कितना चाहिए सरकार को, यानी हेमंत सोरेन जी को 10 लाख रुपए चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, ये 7 लाख 3 लाख तो यहां से इनको मिल गया। अब ये जो है 5 लाख रुपए इनको और भी कहां से मिल रहा है, चीजें को समझिएगा, 5 लाख रुपए। अब इन्होंने 5 लाख कहां से लिया, एक वर्ड आपको मिलता है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विनिवेश। विनिवेश मतलब क्या होगा, सरकारी कोई कंपनियां होगी, वो क्या करेंगे, उस कंपनी को सरकार क्या करती है, बेचती है, ठीक है ना। सरकारी कंपनी जो होती है, आप देखते होंगे कुछ शेयर क्या करती है, सरकार बेचती है, उसको कोई भी परचेस करेगा। तो देखिए, जैसे कि हेमंत सोरेन जी की कोई एक सरकारी कंपनी है, जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं, सरकार की कोई एक ऐसी कंपनी है डीबीसी, ठीक है, इसका 50% शेयर, यानी कि आधा जो है, जो मालिक है हेमंत सोरेन जी होंगे, यानी झारखंड सरकार होंगे, और आधा जो इसका शेयर जो खरीदेगा वो होगा। तो 50% जो शेयर खरीदेगा, कैसे खरीदेगा भाई, उसके बदले ये झारखंड सरकार को पैसा देगा। तो इससे इनको कितना मिल गया, 5 लाख रुपया। डिसइन्वेस्टमेंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, फिर से एक बार समझिए। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनिवेश। विनिवेश मतलब क्या करना, सरकार की जो सरकारी कंपनियां हैं उसको सरकार क्या करती है, बेच देती है। अब बेचने के पीछे भी रीजन है, क्योंकि देखिए 20 लाख रुपए हेमंत सोरेन जी को चाहिए। अब ये 20 लाख क्या करेंगे, वो अपने लिए ले रहे, नहीं, झारखंड राज्य का कैसे डेवलपमेंट होगा, झारखंड राज्य में जो गरीब
आदिवासी जनजाति के जो लोग हैं, मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग हैं, उनका कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा, उनको उनके लिए कैसे सोशल वेलफेयर के लिए हम काम कर सकेंगे। बहुत सारी स्कीम चलाएंगे, जैसे मैया योजना स्कीम चला रहे होंगे, तो उनके लिए जो इनको पैसा देना है, इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ये डिसइन्वेस्टमेंट भी जरूरी है भाई। ऐसा नहीं कि अगर सरकारी कंपनियां जैसे बोलते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा, तो उसके पीछे का भी रीजन है, क्योंकि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, और ये सब जगह होता है, ऐसा नहीं कि ये इंडिया में या झारखंड राज्य में, ये सब जगह है भाई। क्योंकि अगर हमें डेवलपमेंट करनी है तो हमें डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो सरकार की ये कंपनी है, सरकार ने कहा कि इसका 50% शेयर मैं क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तो इस 50% शेयर का मालिक अगर मैं हो गया, मैंने खरीद लिया भाई, तो मैं खरीदूंगा, इसके बदले क्या करूंगा, मैं सरकार को पैसा दूंगा। तो सरकार को कितना दिया मैंने, 5 लाख। तो चलिए सरकार के पास कितना पैसा आ गया, 5 लाख रुपए आ गया। अब बताइएगा मुझे, सरकार के पास पैसा अभी तक कितना आ गया, 20 लाख में सरकार के पास 7 लाख रुपए, 3 लाख, 10 लाख और 5, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं तो सरकार के पास अभी तक कितना पैसा आ गया है, 15 लाख। अब सरकार को और कितने जरूरत है, 20 लाख का, क्योंकि सरकार को चाहिए कितना, 20 लाख चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे सर कि हेमंत सोरेन सरकार जो है ये 20 लाख ही क्यों डिसाइड की और कैसे डिसाइड कर लिए कि हाँ मैं 20 लाख से ही सरकार चला लूंगा, ये भी मैं बताऊंगा आपको। इससे पहले मैं ये आपको बताऊं कि अब मुझे कितना चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए भाई। अब मुझे और कितना चाहिए, 5 लाख रुपए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके लिए 5 लाख के लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं उधार ले रहा हूं, बोरोइंग लेकर लूंगा, ठीक है ना। अब मैं ये उधार किससे लूंगा, यानी कि भाई हम मतलब कि सरकार किससे उधार लेगी, तो सरकार बैंकों से उधार लेती है। यानी कि एक तो इंटरनल सोर्स होगा, इंटरनल सोर्स मतलब कि राज्य के अंदर बहुत सारी बैंक है, सरकारी बैंक, उससे उधार लेगी, ठीक है, जनता से उधार लेगी, या फिर बाहर एक्सटर्नल सोर्स में जैसे कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे उधार ले सकती है, किसी अदर कंट्री से उधार ले सकती है। तो कितना उधार लिया झारखंड सरकार ने, 5 लाख। तो देखिए उधार लेना भी जरूरी है भाई सरकार को, क्योंकि सरकार का बजट है 20 लाख रुपए। अब ये 20 लाख मैंने ये बताया कि कैसे डिसाइड होगा कि सर 20 लाख झारखंड सरकार कैसे अनुमान कर लेती है कि इससे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। आइए इस पे अब हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए भाई, अब आप अपने ऊपर आइए, आप किसी भी एग्जामिनेशन की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल, अभी आप 2024 में एक कोई भी पेपर होगा जैसे कि जेपीएससी का, ठीक है ना, 14th जेपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसके प्रीवियस ईयर में 2023 में जो जेपीएससी का पेपर हुआ उस पेपर को आप देखेंगे, यानी उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। यानी ये कौन सा पेपर है, एक्चुअल पेपर है, जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, एक्चुअल पेपर है, यानी कि ये वास्तविक पेपर हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा पेपर है, ये वास्तविक पेपर है। इसके बाद अब आप क्या करिएगा, अभी आपको 2024 में पेपर देना है, और इस 2024 में अभी आपको पेपर नहीं देना, मतलब आप तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि भाई पेपर आप फॉर्म भरते तो तुरंत तो एग्जाम नहीं होगा। अब आप एग्जाम कब देंगे, 2025 में। तो अब एक तो आप क्या करें, एक्चुअल पेपर को देखें, ठीक है, उसको देखें, साथ के साथ 2025 में आप ये देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने, मतलब कि सीटों की संख्या कितने हैं, कितने स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, और 2025 तक कितने हाई टेक्नोलॉजी हो गए जिससे स्टूडेंट और भी अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं। यानी कि फ्यूचर फोरकास्टिंग, यानी कि अनुमान कर करके भी, ठीक है ना, एक हम लोग अनुमानित करके भी या फिर फोरकास्टिंग करते हैं कि अभी जो पेपर पूछा है हो सकता है इससे थोड़ा सा और हाई लेवल पे क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्चुअली क्वेश्चन बनेगा, लेंथी क्वेश्चन बनेगा। तो इससे हम क्या करते हैं, अनुमानित करके हम 2024 की तैयारी करते हैं। उसी प्रकार सरकार जो 20 लाख रुपए 2024 के लिए, जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि सोची है, तो वो क्या किया, पहले 2023 में देखी कि कितना खर्च हुआ था, तो पिछले साल देखा कि सरकार ने 15 लाख खर्च हुए। अब देख रहे हैं कि आगामी साल में जो बढ़ोतरी है, बहुत सारी महंगाई बढ़ रही है, ये सब चीजों को देख करके हमें कितना चाहिए, 20 लाख चाहिए। समझ में आ गया भाई कैसे सरकार ने, या सरकार, अब ये जो बजट आता है वो एक अनुमानित बजट होता है, ठीक है ना। अभी मैं पूरा चीज बताऊंगा, अनुमानित बजट ये सब सभी अभी जो मैं बताया हूँ वो एकदम ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चन बनेगा। तो अभी आपने क्या समझ लिया, अभी सरकार के बारे में आपने ये समझ लिया कि हमारी इनकम, यानी कि सरकार की इनकम कैसे हुई। तो आप देखिए सरकार की जो इनकम हुई, एक तो आपने देखा एक टैक्स के थ्रू हुआ, एक नॉन टैक्स के थ्रू हुआ, एक डिसइन्वेस्टमेंट हुआ या विनिवेश कहेंगे, और एक आपने उधार लेकर के किया।
अब एक चीज समझिएगा, ये जो टैक्स वाला जो पैसा आया है सरकार के पास, ये जो नॉन टैक्स वाला जो पैसा आया है सरकार के पास, ये 10 लाख जो आया है, ये वो 10 लाख है जिसमें सरकार को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं है मतलब क्या सर? मतलब ये कि ये पैसा सरकार के पास ही रहेगी। लेकिन अब ये जो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी संपत्ति को, यानी इतनी संपत्ति को क्या कर दिया? बेच दिया। यानी कि संपत्ति में कमी आई है सरकार की, आई ना भाई? सरकार की एक सरकारी कंपनी हाथ से चली गई है, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार का इनकम है। मतलब इसमें क्या है, हमारी जिम्मेदारी है ये पैसे में, यानी इस 5 लाख, वो 5 लाख हमने कमाया है या हमने लिया है, जिसमें हमें जिम्मेदारी है कि इस 5 लाख से फिर से हम कैसे पूंजी बनाए, यानी कि वो सरकारी कंपनी जो हमारे हाथ से चली गई है। तो अब ये जो जमीन, यानी कि आप समझिए कि जमीन आपने बेच दिया है 5 लाख रुपए में, तो 5 लाख आपके पास तो आया है, लेकिन आपकी पूंजी भी तो घटी ना। आपकी जो संपत्ति थी, जो जमीन थी, वो तो हाथ से चली गई। तो ये जो आपने 5 लाख लिया, इस पैसे का क्या है, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है। यानी कि कुछ समय के उपरांत बाद आपको क्या करना होगा, ये 5 लाख के बाद आप इस संपत्ति को अपने हाथ में लेने की, यानी कि कोशिश करेंगे कि वो पैसे से हम कुछ और पैसा बनाए और फिर से हम वो जमीन को खरीद लें। ठीक है। अब नेक्स्ट ये उधार है भाई, ये उधार हम लिए हैं, तो सिंपल सी बात है, ये उधार 5 लाख रुपए भाई क्या करना होगा, हमें इसको फिर से रिटर्न भी करना होगा। यानी कि ये 5 लाख और ये 5 लाख, यानी कि ये जो 10 लाख है, ये वो पैसा हमने इनकम किया है जिसपे हमारी जिम्मेदारी होगी। क्लियर है यहां तक चीजें कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है सर। अब आइए एक बात यहां पर, सबसे पहले यहां पे मैंने कुछ चीजों को लिखा है, इसको पे हम लोग थोड़ा सा यहां पे आते हैं, तब आपको और भी चीजें समझ में आएगी। देखिए भाई, यहां पर आप आइए, देखिए यहां क्या लिखा गया है, बजट बनाने के लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप जो सरकार जो बजट बना रही होगी, उसके लिए क्या चाहिए? बजट बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो सरकार को पैसा कहां से मिलेगा? यानी कि सरकार की इनकम, यानी कि सरकार की इनकम कहां से होगी? और ये इनकम करेगी तो भाई किसके लिए इनकम कर रही है? यानी पैसा जो बजट में आया है 20 लाख रुपए, वो 20 लाख रुपए किस लिए लाए? वो अपने पॉकेट में रखेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे? उसको खर्च करेंगे, यानी कि उसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिचर यानी कि उसका व्यय करना है सरकार को। किस लिए व्यय करना है? तो सोशल डेवलपमेंट करने के लिए, अपने स्टेट का डेवलपमेंट करने के लिए, गरीब लोग जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिल सके, इसके लिए क्या करेंगे? वो एक्सपेंड करेंगे, खर्च करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। अब आइए, सरकार की जो इनकम की हमने यहां पर बात की थी, यानी कि जो सरकार की जो इनकम हुई, यानी कि आय जो हुई, जिसको हम लोग इनकम, यानी कि पैसा आया कहां से? तो देखिए, सरकार को आय 2 तरह से होती है। एक आय को हम लोग कहते हैं, अब ये इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल इनकम, यानी कि पूंजीगत आय। और एक होता है राजस्व आय, यानी कि रेवेन्यू इनकम। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में सरकार की जो इनकम हुई है, 2 प्रकार से इनकम हुई है। एक कौन सा इनकम है? कैपिटल इनकम। और एक क्या है आपका? रेवेन्यू इनकम, यानी कि पूंजीगत आय। और एक है आपका राजस्व आय। यानी कि आपका जो 20 लाख रुपए आया है भाई, ठीक है ना, समझिएगा यहां से, वो 20 लाख लेकर के ही दिमाग में चलिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। ये जो 20 लाख रुपए आपको आए हैं, ये कहां से आए हैं? एक आपका कैपिटल इनकम भी है और एक आपका रेवेन्यू इनकम भी है। तो अब समझते हैं कि किसे हम कैपिटल इनकम और किसे हम रेवेन्यू इनकम कहते हैं। आइए, हमने आपको अभी बताया कि कुछ 20 लाख में मैंने आपको क्या बताया था कि 10 लाख हमने क्या किया था? टैक्स से मिला था और एक नॉन टैक्स से मिला था, और 10 लाख एक हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया और उधार लेकर के। तो ये जो पैसा है 10 लाख, ये वो पैसा है जिसमें हमारी क्या है? कोई जिम्मेदारी नहीं है, मतलब हमको इसको बाद में रिटर्न नहीं करना। लेकिन ये जो 10 लाख है, जिसको हमने अपनी संपत्ति को बेच करके पैसा लिया और एक हमने उधार क्या किया है, यानी लोन लिया है, तो ये वो पैसा है जिसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है भाई? सोच समझ के खर्च करना है, और इसको हमें बाद में क्या करना, फिर रिटर्न भी करना है, क्योंकि जो उधार लिए उसको तो रिटर्न करना होगा वो पैसा सूद के साथ। समझ में आ रहा ना? तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमारा बजट 20 लाख का है, 10 लाख तो चलिए ये वो पैसा आया है जिसमें कोई टेंशन नहीं है, ये हमारी इनकम हुई है जिसको हमें रिटर्न नहीं करना। लेकिन ये जो 10 लाख रुपए हम लोग जब ले रहे हैं, अब ये 10 लाख रुपए हम लोग बजट में 20 लाख को बनाने के लिए ले रहे हैं, और इसको हम खर्च भी कर देंगे, और इसको हमें फिर 10 लाख को रिटर्न भी तो करना है। तो अभी आपको सब समझ में आएगा। हम कुछ खर्च ऐसे भी करेंगे, ठीक है ना, जिस खर्च से हमारा आगे भविष्य में इनकम भी होगा, तो ये इसका रिप्लेसमेंट का काम करेगा। ठीक है, अभी आएगा, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। तो हमें 2 इनकम की बात की हमने। पहला है आपका एक रेवेन्यू इनकम, यानी कि राजस्व आय। यानी कि ये वो आय होती है सरकार की, जो आय सरकार के पास ही रहती है, जैसे कि टैक्स हो गया आपका,
ठीक है ना। डायरेक्ट एक हो गया फी, फाइन, ये विदेशों से प्राप्त अनुदान, इंटरेस्ट और सूद लेना। मतलब देखिए ये टैक्स क्या हो गया आपका, टैक्स से प्राप्त हुआ। अब ये जो आपको फी मिल रहा है, कोई भी आपने स्टम्प खरीदा उसका फी दिया, आपने फाइन दिया है, कोई आपको गिफ्ट दिया, मतलब कोई देश ने आपको अनुदान दे दिया, ठीक है ना, तो वो भी आपको क्या हो गया, ये सभी इंटरेस्ट, ये सभी क्या हो गया। अब है आपने किसी को लोन दिया था, कोई देश को उधार, बांग्लादेश को उधार दिया आपने, तो बांग्लादेश वो पैसा रिटर्न करेगा सूद के साथ, तो वो भी आपका इनकम हुआ। और आपको कोई गिफ्ट कर दिया, अनुदान दिया, तो ये सभी क्या है आपका नॉन टैक्स हो गया। यानी कि ये कौन सा पैसा, जो 10 लाख वाला जो पैसा आया था नॉन टैक्स से और आपका टैक्स से, ये वो 10 लाख है। जैसे कि एक टैक्स से पैसा मिल गया हमें, ठीक है ना, इनकम टैक्स से सरकार को पैसा मिली, फी और फाइन और विदेशों से जो गिफ्ट मिला, या फिर इंटरेस्ट, या फिर जो हमने किसी को लोन दिया था। भाई भारतीय सरकार या झारखंड सरकार भी किसी को क्या करती है, लोन देती है, उसके बदले फिर क्या करेगी, उसके बदले वो पैसा सूद में भी, मतलब उसका कुछ सूद भी मिलेगा सरकार को। जैसे कि आप बैंक से 4 लाख का लोन लिए, तो बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट में देता है। फाइनली आप बैंक को कितना रिटर्न कर रहे होते हैं, 7 लाख, तो बैंक को 3 लाख का इनकम हुआ। उसी प्रकार सरकार को भी इंटरेस्ट से अर्निंग हुआ। तो ये हो गया आपका कौन सा पैसा हो गया, ये हो गया आपका राजस्व इनकम। यानी कि ये वो इनकम है जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, पैसा रिटर्न करना ये कोई भी जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती है। तो ये आपका एक तो इनकम समझ में आ गया, कौन सा, ये हो गया आपका रेवेन्यू इनकम। अब हम लोग बात करेंगे कैपिटल इनकम की। यानी कैपिटल इनकम आपको समझ में आ रहा होगा कौन सा आई होगा, ये वो आई है, ठीक है ना। देखिएगा ये आई सरकार को ऋण के माध्यम से, यानी सरकार उधार जो लेती है, जैसे कि सरकार ने 5 लाख उधार लिया और डिसइन्वेस्टमेंट करके, तो ये कैपिटल इनकम समझ में आ रहा ना। पूंजीगत आय क्या है, वो आय है जिसमें सरकार की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी भविष्य में कि इस पैसे को हम अच्छी तरह से खर्च करें, ताकि बाद में भी हम फिर क्या करें, इसको रिटर्न करना है। तो हम इस प्रकार से खर्च करेंगे ताकि हम खर्च करके भी उससे हम अर्निंग कर सके। जैसे कि एक एग्जांपल देते कैसे, तो देखिए सरकार क्या करेगी, इस पैसे से क्या करेगी, रोड का निर्माण करेगी। अब सोचिए रोड के निर्माण से सरकार को कैसे इनकम होगा। तो देखिए रोड बनेगा तो यातायात की सुविधाएं बढ़ेगी। अब यहाँ पे सरकार क्या करेगी, टोल टैक्स लगाएगी, कम से कम 5-6 टोल टैक्स लगेगा। इसके बदले अब यहाँ से आप गुजरेंगे तो इसके बदले क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा देना होगा, तो सरकार को इससे इनकम हुई। इसके अलावे अगर अच्छी यातायात हुई, बन गई है, रोड अच्छा खासा बन गया है, तो लोगों को क्या हो गया, परेशानियां कम हो गई, लोगों का समय कम है, तो लोग भी खुश है सरकार से। तो देखिए दोनों काम हो रहा है। तो अब टोल टैक्स से यहाँ पैसा मिल रहा है सरकार को, तो अब ये पैसा टोल टैक्स जो 10 लाख रुपया उधार आया उसमें से 10 लाख देगी, बाकी तो ये फिर फ्यूचर के लिए इनका केवल अर्निंग का ही काम करेगा। समझ में आ रहा ना कैसे खर्च करना भी हमें कैसे है। लेकिन कुछ कर सरकार की ऐसी होती है जिसमें सरकार को फायदा नहीं, जैसे कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना, या कोई पेंशनर है उनको पेंशन देना, तो इसके बदले सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं होता। तो ये भी खर्च के बारे में हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी हम लोग इनकम देख रहे हैं। तो हमने बात क्या किया, कैपिटल इनकम की, ठीक है ना। कैपिटल इनकम क्या है, ये वो इनकम है जिसमें सरकार की क्या होती है भाई, जिम्मेदारी होती है। यानी कि इसमें हम ऋण के माध्यम से पैसा लेंगे, ठीक है ना। एक याद रखना है ऋण, एक हो गया आपका डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा है इस ऋण के माध्यम से प्राप्त होता है पैसे को सरकार को कुछ समय के बाद लौटाना होता है। तो सरकार इस ऋण के माध्यम से प्राप्त पैसे को क्या करती है, निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी, और निवेश कर प्रॉफिट लाभ कमाती है, और इस लाभ पैसे को सरकार क्या करती है, रखती है, और ऋण लिए गए पैसे को सरकार को रिटर्न कर देती है। इस प्रकार कैपिटल इनकम में सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये समझ में आ गया कैपिटल इनकम क्या होता है। अब जैसे कि विदेशों से लिया गया कर्ज हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट अपनी सरकारी कंपनियों को बेचना, यही हो गया आपका कैपिटल इनकम। सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक से अगर कोई सरकार ऋण ले रही है, वो हो गया किसान विकास पत्र। अब देखिए समझिए, देखिए जो हमें 20 लाख चाहिए था, जिसमें से 10 लाख तो हमें टैक्स से मिल गया, नॉन टैक्स से मिल गया, लेकिन रेस्ट जो ये 10 लाख आपको जो मिला है, ये आपको कहाँ से मिला। एक तो हमने क्या किया, उधार लिया भाई। अब हमने उधार कहाँ से लिया, एक तो हमने विदेश से लिया, किसी देश से, जैसे कि रसिया से हमने कुछ पैसा लिया। हमने अपनी सरकारी कंपनियों को क्या किया, बेच दिया, उसका कुछ उसको बेचा, तो उसके शेयर का हमें पैसा मिला। हमने क्या किया, पब्लिक को क्या किया भाई, कब हमने पब्लिक को ये इंश्योरिटी दिया कि आप हर महीने 1-1 हज़ार रुपया इस स्कीम में जमा करिए, बदले में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब सोचिए ये 1-1 हज़ार रुपया ऐसे कितने लोग सरकार को जमा करेंगे, कम से कम हजारों लाखों में, तो कई एक बार में सरकार को कितना अमाउंट आ गया। अब उस अमाउंट को क्या करेगी सरकार, कहीं और इन्वेस्ट करेगी, कहीं पावर प्लांट बना रही होगी, कहीं रोड बना रही होगी, कहीं डैम्स बना रहे होंगे। इससे क्या है, सरकार को फ्यूचर में अर्निंग है भाई।
कोई स्कूल का निर्माण कर रही होगी, स्कूल का निर्माण से कैसे, तो देखिए स्कूल का निर्माण करेंगे तो स्कूल जहां जब वो निर्माण होगा तो उसके बदले सरकार को टैक्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या कोई इंडस्ट्री लगा रही है, कारखाने लगा रही है, वहां से सरकार को टैक्स मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान विकास पत्र, किसान क्या करेगी भाई, पैसा रखेगी, बदले में उसको एक कागज दे देता है एक, मतलब कि सरकार, तो वो पैसा भी सरकार के पास। लेकिन ये सब क्या है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा से, यानी कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होती है सरकार की कि इसको बाद में हमें क्या करना है, रिटर्न भी करना है। तो इसलिए हम इस पैसों को इस प्रकार से खर्च करेंगे जिससे जनता का भी क्या हो, भलाई हो पाए, और वो हमारे फ्यूचर के लिए भी अर्निंग का काम करेगा। ये समझ में आ गया ना भाई, दो चीजें। यानी अभी हम लोग समझ लिया, समझ में हमें क्या आ गया अभी हम लोगों को कि हम लोगों को, यानी कि जो झारखंड सरकार को जो 20 लाख रुपए चाहिए, ये 20 लाख रुपए हमें पता चल गया। ठीक है, अब एक चीज समझिए, तो सरकार हमें बताती है, झारखंड सरकार आपको बताएगी कि टैक्स से कितना पैसा मिला, नॉन टैक्स से कितना पैसा मिला, डिसइन्वेस्टमेंट हमने कितना किया, हमने उधार कितना लिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, अब बजट वर्ड को हम लोग समझ रहे हैं। अभी इनकम आपने समझ लिया है, फाइनेंशियल ईयर आपने समझ लिया है। अब समझिएगा, जैसे कि आप जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करने से पहले क्या करते हैं, ऐसे ही तैयारी करने लगते हैं, नहीं भाई। तैयारी करने से पहले आप एक अपना स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी आखिर क्यों बनाते हैं, ताकि क्या हो पाए, मिनिमम इनपुट में आपका क्या हो पाए, मैक्सिमम आउटपुट निकल पाए, कम मेहनत में अधिक रिजल्ट निकल पाए, कम समय में अधिक चीज कंप्लीट कर पाए, इसलिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उसी प्रकार सरकार भी क्या करती है, बजट बनाती है। अब इस बजट बनाने का मतलब क्या है सरकार का, एक तो आपको यह बताएगी कि सरकार को इनकम, ठीक है ना, और सरकार कहाँ खर्च कर रही है, ठीक है ना। और सरकार, यानी बजट में सरकार क्या बताती है कि सरकार ये बताती है कि एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष समझ में आ रहा है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, उसमें सरकार को कितना इनकम हुआ है, कहाँ कहाँ से इनकम हुआ, यानी कि टैक्स से कितना हुआ, नॉन टैक्स से कितना हुआ, डिसइन्वेस्टमेंट से कितना हुआ, और उधार से कितना हुआ। यानी कि एक तो इनकम वो है जिसमें क्या है, जिम्मेदारी नहीं है, जिसको हमने क्या कहा, रेवेन्यू इनकम कहा, रेवेन्यू आय कहा। एक वो इनकम था जिसमें हमारी जिम्मेदारी है, यानी उस पैसे को जिसको हमने उधार लिया या डिसइन्वेस्टमेंट करके लिया, जिसको हमें रिटर्न करना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल इनकम। उसकी प्रकार अब हम इसको खर्च भी तो करेंगे ना झारखंड में, राज्य में। तो ये खर्च कहाँ कहाँ करेंगे, तो ये खर्च भी 2 प्रकार से होता है। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस पे भी बात करेंगे। तो ये आपका इनकम और आपका खर्च, यानी झारखंड सरकार एक वित्तीय वर्ष में कितना इनकम कर रही है और कहाँ कहाँ से इनकम कर रही है, और कहाँ कहाँ से सरकार कहाँ कहाँ पे खर्च कर रही है, इसका लेखा जोखा इस बजट में दिया जाता है। अब ये बजट तैयार करने का मेन मकसद ये है, सरकार तो वैसे भी खर्च कर सकती है ना, डायरेक्ट ही खर्च कर सकती है, क्या जरूरी बजट लाने का जरूरत यह है कि एक स्ट्रैटेजी बना करके अगर हम लोग खर्च करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल सकता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट झारखंड राज्य में मिल सकता है। गरीब से गरीब लोगों तक हम पहुंच सकते हैं, गरीब से गरीब लोगों का कल्याणकारी हो सकता है, यानी कि सोशल वेलफेयर का काम हम कर सकते हैं। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकती है, मिडिल क्लास फैमिलियों को जो भी कोई टैक्स देना है तो इस बजट के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि अच्छा इस प्रोडक्ट जो बहुत आवश्यक प्रोडक्ट है इस पे हम टैक्स फ्री कर देते हैं। जैसे कि केंद्र सरकार ने जो कैंसर के मेडिसिन को क्या किया, टैक्स फ्री कर दिया, कस्टम ड्यूटी उससे हटा दिया। तो ये कब होगा, जब आप स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो ये बजट का समझ में आया ना, क्यों बजट बनाया जा रहा है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब तो ये समझ में आया कि बजट भाई हमें ये बताता है कि सरकार का इनकम और सरकार का खर्च, ये पूरा लेखा जोखा इस बजट में प्रस्तुत करता है सरकार। अब तो हम सरकार का इनकम कैसे हुआ, हेमंत सोरेन कमा कैसे रहे, पैसा समझ रहे आ रहा ना, 2 तरीके से, एक है कैपिटल इनकम और एक है आपका रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम यानी कि वो पैसा जिसमें सरकार की क्या होगी भाई, जिम्मेदारी होगी, लेकिन रेवेन्यू इनकम में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसको रिटर्न नहीं करना। अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो देखिए जब हम एक्सपेंडिचर की भी जब बात करेंगे तो ये भी 2 प्रकार के एक्सपेंडिचर होती है। चलिए यहां आते हैं, बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। तो जब हम बात कर रहे होंगे व्यय की यानी कि एक्सपेंडिचर की, तो सरकार जो है व्यय 2 प्रकार से करती है। एक तो व्यय होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब यहां पर एक वर्ड मिलेगा योजनागत व्यय, इसका मतलब क्या है, और एक है गैर योजनागत व्यय। समझिएगा, देखिए हमने आपको बताया था ना कि एक तो सरकार का खर्च ऐसा है जिसमें सरकार को खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, सरकार इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है।
लेकिन एक ऐसा खर्च है जिसमें सरकार को क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मतलब सरकार को इससे प्रॉफिट होती है। का मतलब क्या समझ में आ रहा है, यानी कि खर्च भी दो प्रकार के हैं, एक वो खर्च जिसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, एक वो खर्च जिसमें हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। तो इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, जैसे कि एक हो गया आपका पूंजी व्यय और एक हो गया आपका राजस्व व्यय। यानी कि पूंजी व्यय को इंग्लिश में क्या कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और राजस्व व्यय को कर रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कि एक हम जो खर्च कर रहे होंगे ना, योजना बना करके खर्च करेंगे, मतलब ये कि हम एक योजना के तहत खर्च करेंगे, यानी कि एक प्लानिंग करके खर्च करेंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, उससे हमें क्या मिलेगा, भविष्य में कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन ये गैर योजनागत व्यय, यानी कि बिना प्लानिंग का, यानी कि ये वहां पे हमें खर्च करने से कोई प्रॉफिट नहीं है, उसको हम कह रहे हैं राजस्व व्यय। तो अगर आपको गैर और योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय का मतलब समझ में आ रहा है, जिसमें हमें भविष्य में, यानी कि वहां पे खर्च करने से कोई फायदा नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं इन दोनों का, और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हमने आपको ये बताया खर्च दो प्रकार के हैं, एक है आपका योजनागत व्यय, ठीक है ना, योजनागत व्यय है, और एक है आपका गैर योजनागत व्यय, ठीक है ना। इस योजनागत व्यय में मतलब सिंपल सी बात है, योजना बना के खर्च कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। कब, भविष्य में, फ्यूचर में। यानी कि अगर हम उधार जो लिए थे भाई, हमने इनकम में 10 लाख उधार भी तो लिया, हेमंत सोरेन जी ने 10 लाख तो उधार भी लिए ना, तो ये 10 लाख को हम कैसे खर्च करेंगे, योजनागत व्यय में। और वो 10 लाख जिसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, राजस्व इनकम यानी कि रेवेन्यू इनकम जो टैक्स से किए थे, यहाँ पे खर्च करेंगे, गैर योजनागत व्यय करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उस पैसे को खर्च कर रहे हैं जिसका हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, बाद में हमें उसको रिटर्न नहीं करना। लेकिन ये 10 लाख को खर्च हम कैसे करेंगे, योजनागत व्यय में। अब क्या करेगी सरकार इस 10 लाख को, मैंने बताया रोड बना देगी, कोई इंडस्ट्री लगा देगी, कोई स्कूल का निर्माण कर देगी। तो ये सब क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है इस खर्च से। हेल्थ पे कोई हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया भाई, तो हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों का क्या होगा, नियुक्तियां होगी, उससे सरकार को टैक्स मिलेगा। इरिगेशन फैसिलिटी यानी कि सिंचाई व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम का निर्माण करना, रोड, एयरपोर्ट का निर्माण करना, रेलवे, इससे सरकार को इनकम होगा। रेलवे पे खर्च करना, सरकार की इससे इनकम है। और ये सरकार की इनकम तो है ही फ्यूचर में, साथ के साथ लोगों को भी क्या है, सुविधाएं मिलेगी। तो लोगों के प्रति भी सरकार क्या होंगे भाई, अच्छे देखेंगे, लोगों को भी, लोगों की तरफ से भी सहानुभूति मिलेगी। तो ये हो गया आपका योजनागत व्यय। चलिए भाई, इसको हटा रहे होते हैं हम लोग अब। तो ये समझ में आ गया कि दो प्रकार के हम लोग खर्च भी करेंगे और दो प्रकार से हम लोग इनकम भी करेंगे। लेकिन एक खर्च वो होगा जिससे हमें प्रॉफिट मिलेगी, लेकिन एक वो खर्च है जिससे हमें बाद में कोई प्रॉफिट नहीं है। तो हम वो इनकम को खर्च करेंगे जिसमें हमें कोई खर्च, मतलब कि बाद में प्रॉफिट नहीं है, जो हम लोग टैक्स से मिला, जिसका हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जो हम योजनागत व्यय में वो पैसा लगाएंगे जिससे हमें भविष्य में पैसा मिलेगा, और वो जो हमने उधार लिए, क्योंकि हमें बाद में रिटर्न भी करना है इंटरेस्ट के साथ। तो ये आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे कि अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है भाई, ये वो खर्च है जहां हमें कोई प्रॉफिट नहीं, यानी कि सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं है। सरकार की ये वो खर्च है जिसमें सरकार को इस खर्च से भविष्य में कोई इनकम नहीं होती। जैसे कि सरकार अपने इंप्लॉय को अगर सैलरी दे रही हो, सरकार को कोई प्रॉफिट है नहीं, सब्सिडी दे रही है। जैसे कि कोई भी चीज का प्राइस कम करके अगर आपको दे, जैसे आप गैस लेने जाते हो, उसके बदले सरकार कुछ सब्सिडियां देती है, ठीक है ना, तो उससे सरकार को क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। पेंशन दे रहा है, कोई भी अलाउंसेस भत्ते मिल रहे हैं सरकार को, इससे कोई फायदा सरकार को नहीं। इसीलिए देखिए, अगर पेंशन की अभी आप बातें कर रहे हैं, कटौती की जा रही है, रीजन यही है क्योंकि अगर यहाँ पे हमें देखिए, सरकार को ये खर्च जितना हो सकता है मिनिमम से मिनिमम करना चाहती है, क्योंकि अगर ये जितना सरकार मिनिमम करेगी, वो राज्य या फिर वो देश, ठीक है ना, उतना ज्यादा डेवलप करेगा। क्योंकि इस खर्च से, ठीक है ना, सरकार को या देश को भविष्य में या फिर कोई भी प्रॉफिट सरकार को इससे नहीं मिलती है। इसीलिए हमेशा ही जब भी अगर महंगाई बढ़ रही होगी, ठीक है ना, सरकार क्या करेगी, इस प्राइस को, इस खर्च को सरकार कम करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए आप देखेंगे अब पेंशन पूरी तरह से बंद किया जा रहा है, अलाउंसेस कम की जा रही है, इंटरेस्ट पे करना, यानी कि अगर सरकार जैसे कि किसी से उधार लिए भाई, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, जैसे कि आप बैंक से उधार लिए 4 लाख, तो इसका इंटरेस्ट भी तो आप पे करते हैं, तो टोटल कितना हो जाता है आपका, 6 लाख रुपया बैंक को देते हैं। तो 2 लाख रुपया क्या हुआ, ये 2 लाख रुपया तो बस जस्ट इंटरेस्ट में गया ना। तो आपका यूज कितना हुआ, 4 लाख का आपने यूज किया, लेकिन ये 2 लाख आपने इंटरेस्ट दिया, तो ये भी इंटरेस्ट पे करना। ये सभी खर्च कैसा है, तो ये राजस्व खर्च है, राजस्व व्यय है, जिसका बाद में या भविष्य में कोई प्रॉफिट नहीं होता है सरकार को। यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई।
अब आइए अगला खर्च है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। ये वो खर्च है जिसमें योजना बनाकर खर्च करती है सरकार, जिससे भविष्य में सरकार को क्या होती है, प्रॉफिट होती है, पैसा मिलती है। जैसे इन्वेस्टमेंट कर रही है, रेल बजट पे कर्ज हो गया, कंस्ट्रक्शन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, इंडस्ट्री लगाएगी। सरकार देखिए राजस्व व्यय को कम करने की कोशिश करती है। हमेशा ही सरकार किसको करेगी, पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन, अच्छे एग्जामिनेशन जेपीएससी बीपीएससी में बैठेंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकार कौन सी, अगर महंगाई बढ़ती है तो सरकार कौन सी व्यय को, कौन सी खर्च को, या फिर देश की स्थिति अच्छी हो, राज्य सरकार की स्थिति अच्छी हो तो किस खर्च को सरकार कम करना चाहेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, क्यों, क्योंकि इस खर्च से सरकार को भविष्य में कोई प्रॉफिट नहीं है। चलिए यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, होप शो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने कंप्लीट किया है एक बार इसको बात करते हैं, क्योंकि अब बहुत मेन इंपॉर्टेंट जो है ना बैकबोन पे बजट का हमने काम कर लिया है और अप्रॉक्स 50-60%। चलिए क्या क्या बात है कि हमने सबसे पहले समझा कि फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष किसको कहते हैं, यानी कि वो वित्तीय वर्ष यानी सरकार का जो नया साल स्टार्ट होगा कब से, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलेगा। अब आइए आखिर बजट बनाने के पीछे का लॉजिक क्या है, तो मैक्सिमम डेवलपमेंट राज्य की या फिर केंद्र की यानी कि पूरे देश की हो पाए, हर एक गरीब से गरीब लोगों को क्या मिल सके, सुविधाएं मिल सके, बेरोजगार को रोजगार मिल सके, मिडिल क्लास फैमिली में जो भी इंपॉर्टेंट या फिर रोजगार या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में जो आवश्यक वस्तुएं हैं उन पर टैक्स क्या किया जा सके, खत्म किया जा सके। इसलिए बजट यानी कि एक स्ट्रेटजी वे में हम काम कर सके, इसलिए हम बजट को तैयार करते हैं। बजट हमें क्या बताता है, बजट हमें यह बताता है कि सरकार का जो इनकम है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना, सरकार का जो इनकम है और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है इसका लेखा जोखा, ठीक है, ये पूरा डिटेलिंग इस बजट में होता है। इसके बाद सरकार की इनकम कैसे होगी, तो सरकार की इनकम 2 प्रकार से होगी। जैसे कि हेमंत सोरेन सरकार की इनकम कैसे होगी, तो हेमंत सोरेन सरकार को क्या चाहिए भाई, पैसा चाहिए, ठीक है ना। हेमंत सोरेन सरकार को क्या चाहिए, हेमंत सोरेन सरकार को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। कितना चाहिए, 20 लाख रुपए। ये 20 लाख लेकर के ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सरकार को 20 लाख इनकम करना है, तो 20 लाख इनकम करने के लिए सरकार ने क्या बोला कि हम 2 प्रकार, सरकार को इनकम 2 प्रकार से होती है। पहला तो क्लियर कर लीजिए अब आप, ये आपको क्लियर भी हो गया। एक है आपका रेवेन्यू, ठीक है ना, एक है रेवेन्यू इनकम और एक है आपका क्या, एक है आपका रेवेन्यू, एक है आपका कैपिटल इनकम, ठीक है। एक है आपका कैपिटल यानी कि एक है राजस्व आय और एक है पूंजीगत आय। ये वो आय है जिसमें सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, यानी कि इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, सरकार की जिम्मेदारी होती है। जैसे इसमें सरकार उधार लेकर के 20 लाख पूरा कर रही है और क्या कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट अपना सरकारी कंपनियों को बेच करके, इसमें टैक्स से और नॉन टैक्स से पैसा मिला, इससे कितना 10 लाख मिल गया सरकार को और इससे 10 लाख मिल गया। अब सरकार इसको खर्च करेगी 2 प्रकार से, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि राजस्व खर्च। ये वो खर्च होगा कैपिटल जिसमें भविष्य में सरकार को इससे पैसा बनेगी, जैसे हेल्थ पे खर्च करेगी, स्वास्थ्य एजुकेशन शिक्षा पे खर्च करेगी, इंडस्ट्री लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेगी, डैम्स बनाएगी, रोड बनाएगी, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन वगैरह, ये सारी चीजें जिससे सरकार को बाद में क्या है, फायदा ही फायदा है। लेकिन वो राजस्व खर्च जैसे कि पेंशन देना, सैलरी देना या फिर मनोरंजन से, जैसे कोई भी घूमने वगैरह में सरकार अगर कहीं जा रही है घूमने के लिए, भाई जहाँ है ना, जैसे मोदी सरकार कहीं जा रही है घूमने, तो वो कहाँ से पैसा ला रही है, अपने पॉकेट से नहीं। अब उससे क्या सरकार को, देश को फायदा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो भी मीटिंग होगी, कोई भी समिट है, वो अलग चीज है, जस्ट मैं समझाने चाह रहा हूँ। तो इनसे भविष्य में कोई फायदा नहीं है। सरकार कोई सूद दे रही है, यानी कि जो रिटर्न आपने जो लोन लिया था उसके बदले लोन को रिटर्न आप कर रहे तो सूद के साथ, तो वो सूद क्या है, वो कोई प्रॉफिट नहीं है। तो ये खर्च हो गया आपका कौन सा, तो ये हो गया राजस्व खर्च। यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे बजट के। तो अब एक चीज बताइए, हमने इनकम जान लिया, हमने खर्च जान लिया, बजट का मतलब क्या होता है, सरकार की एक वित्तीय वर्ष में क्या इनकम हुई है और क्या खर्च हुए, उसके लेखा जोखा को हम लोग बजट का नाम देते हैं। तो अब बात करेंगे, अब हम लोग एक और टर्म को अब हमें समझना है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म को समझने जा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान देना है आपको। और ये बहुत कम चीज़ें हैं जो आपको समझ में लोग समझाते हैं या आपको समझ में भी आएंगे। समझिएगा, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे होते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था जेपीएससी का, तो कैसे तैयारी करते हैं। अभी आप 2024 में हैं, ठीक है ना, तो एक तो आप 2023 का एक्चुअल पेपर देख रहे होते हैं, ठीक है, और भविष्य में 2025 में आपका एग्जामिनेशन होगा, तो उस फोरकास्टिंग करके कि क्या क्वेश्चन का लेवल और स्टैंडर्ड बढ़ सकता है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना।
और जो नंबर ऑफ सीट है पिछले वैकेंसी के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ एप्लीकेंट यानी कि स्टूडेंट कितने फॉर्म भरे हैं, तो ये क्या है आपका एक अनुमानित, और ये अभी आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि आप तैयारी कर रहे हैं इस 2024 में, लेकिन अगर कौन कौन सा ईयर यहाँ सम्मिलित है, एक तो पिछला साल जो एक्चुअल साल रहा, एक्चुअल क्वेश्चन आपने देखा, और 2025 में वो आपको पेपर देना है, यानी कि ये अनुमानित है, और यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं, यानी 3 साल, ठीक है। अब ये बजट भी जो है ना आपको 3 साल का जानकारी दे रहा होता है। कैसे, इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक। देखिए भाई, जैसे कि अभी मैंने बताया क्या, मैं आपको एग्जांपल ये समझा रहा हूं केंद्र के बजट से, ठीक है ना, केंद्र के बजट से इसको समझना पॉसिबल है। देखिए केंद्र बजट यानी कि जो यूनियन बजट होता है, यानी कि केंद्रीय बजट जो आता है, जो वो कब पेश कब किया जाता है, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी कि फरवरी के पहले वर्किंग डे को। यानी कि चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि 1 फरवरी 2023 को, ठीक है ना, बजट पेश किया गया, ठीक है। 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया, तो समझिएगा ये जो बजट आया था 1 फरवरी 2023 को, जो बजट आया था, ये कौन सा बजट होगा, ये आपका 2023, यानी इसको और अच्छे से लिखें तो ये कौन से ईयर का बजट, यानी कि 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया होगा भाई, ठीक है ना, 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया होगा, जो आपके वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश किए होंगे, तो वो कब पेश किए होंगे, 1 फरवरी को पेश किए होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को किए होंगे। ये इंप्लीमेंट कब होगा, 1 अप्रैल 2023, ठीक है ना, से लेकर के 31 मार्च 2024, ठीक है, क्लियर है। यानी क्या कि ये जो आपका बजट जो होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो बजट जो होता है, बजट जो होता है आपका अगले साल की, समझिएगा, बजट जो होता है ना, एक बजट जो होता है वो आपको क्या जानकारी देगा, जैसे कि 1 फरवरी 2023 को जो बजट आया है वो आपको जानकारी दे रहा है 2023 और 24 की, ठीक है ना, 2023 और 24, इसको अच्छे से लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल टर्म भी है समझना। यानी जो बजट आया है 1 फरवरी 2023 में, यानी 2023 में जो बजट आया है 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के लिए, यानी ये बजट, ये क्या हो गया आपका अगले साल के लिए। यानी जो बजट आया है, एक तो हमें जानकारी देती है किसके लिए, अगले साल की हमें जानकारी देगी, यानी कि ये जो जानकारी देगी कैसे, एस्टिमेटेड जानकारी हमें देगी। कैसी जानकारी देगी हमें, एस्टिमेटेड जानकारी देगी, ठीक है। इसके बाद इसी, यानी कि इस 2023 में जो बजट चल रहा होगा पिछले साल का, यानी वो क्या होगा आपका 1 अप्रैल, यानी कि आप 1 अप्रैल नहीं लिख रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा, ये तो आपके माइंड में चल रहा ना भाई, ये तो क्लियर होगा। ये जो अब स्टार्ट होगा आपका कब, 2000 जो आपका इंप्लीमेंट हो रहा होगा उस 2023 में, पिछले साल का बजट 2022 से 2023 का, ये बजट जो हमें जानकारी देती है इसको हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं रिवाइज्ड। और इसके जो पिछले साल जो आया होगा बजट, ठीक है ना, वो होगा आपका 2021 से 2022, ये हमें एक्चुअल जानकारी देती है ये बजट। जिस प्रकार आप 2023 में तैयारी कर रहे थे, समझिएगा, तो आपने क्या किया, 2024 का पेपर, एक तो आपने 2023 में तैयारी कर रहे तो 2022 का पेपर आपने देखा, जो क्या था आपका एक्चुअल पेपर था, और यही बजट आपको एक्चुअल जानकारी दी है। एक आपने फोरकास्टिंग किया, यानी कि अनुमानित लगाया, जिसको आपने एस्टिमेटेड जानकारी कहा आपने बजट को, और इस ईयर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी कि इसको आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, इसको फ्यूचर को देख करके और जो पास्ट को देख करके, जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर आया है और जो भविष्य में आ सकता है उसको आप संशोधित कर रहे हैं इस बार आप तैयारी में। तो यानी एक बजट जो है आने वाले साल की, ठीक है ना, ये देखिएगा आने वाले साल की, ध्यान से देखना भाई, एक साल की जो बजट होती है, यानी एक जो बजट होगी भाई, ध्यान से फिर से एक बार मैं बार बार रिकॉल कर रहा हूं, एक जो बजट होगी जो आपकी आने वाली जो साल है 2024, देखिए 2023 में बजट आया, या आने वाले साल का क्या हमें जानकारी देता है, एस्टिमेटेड जानकारी देता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और साथ के साथ ये उस साल की, यानी कि करंट ईयर की कौन सी जानकारी देता है, रिवाइज्ड, यानी कि संशोधित जानकारी देती है। और साथ के साथ हमें क्या जानकारी देती है, पिछले साल की वास्तविक जानकारी, यानी एक्चुअल जानकारी देती है। समझ में आया। अब ये लाइन आपको यहां पर मैंने लिख दिया। देखिए जैसे कि इस बार झारखंड सरकार ने जो बजट पेश किया है 27 फरवरी 2024 को,
तो ये जो बजट आया किस नाम से, 2024-25, यानी कि ये अगले साल की, यानी जो बजट आता है वो अगले साल की अनुमानित बजट होती है। यानी जो इस बार जो बजट आया है वो आने वाले साल की वो एस्टिमेटेड बजट है। साथ ही साथ ये हमें क्या बताती है, इस करंट साल की वो रिवाइज्ड बजट की जानकारी देती है इसी बजट में। और साथ के साथ ये पिछले साल में जो रहा बजट, वो कौन सी बजट की जानकारी मिलती है, एक्चुअल बजट की जानकारी मिलती है। समझ में आ गया ना। अब आइए एक बार और चीजों को, जैसे कि अब देखिए क्वेश्चन आपको दो प्रकार से यहाँ पे पूछेगा। इस क्वेश्चन को, ये देखिए आपके क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए इसको यहाँ पे मैंने समझाया, अदरवाइज मैं नहीं समझाता। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको पूछा गया कि बजट जो है, बजट हमें जानकारी देती है, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा कि बजट हमें जानकारी देती है, बजट हमें क्या करती है, जानकारी देती है, ठीक है। बजट हमें क्या करती है, जानकारी देती है। ऑप्शन ए एस्टिमेटेड जानकारी देती है, यानी कि अनुमानित जानकारी देती है, अनुमानित जानकारी देती है। ऑप्शन बी रिवाइज्ड जानकारी देती है, यानी कि संशोधित जानकारी देती है। ऑप्शन सी ये हमें एक्चुअल जानकारी देती है, यानी कि वास्तविक जानकारी देती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब यही सेम ऑप्शन एक और एग्जाम में पूछा गया, देखिएगा। अब यही सेम क्वेश्चन आपको एक और एग्जाम में यहां पूछा जा रहा है आपसे। अब ये कैसे पूछेगा आपसे, ये भी ध्यान रखना आपको। देखिएगा भाई, यहां मैं आपको एक बार और इसको मैं टाइप कर दे रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। चलिए, अब यही क्वेश्चन है सेम। चलिए अब एक एक करके, पहले पहला क्वेश्चन अब आपके ऑप्शन में देखना है कि क्या बोल रहा है आपको। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया आपको, क्वेश्चन आपसे बोला कि बजट हमें जानकारी देती है, ठीक है ना। बजट हमें जानकारी देती है किसकी, अनुमानित की, एस्टिमेट वैल्यू की जानकारी देती है, रिवाइज या संशोधित की जानकारी देती है, एक्चुअल की, वास्तविक, या इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी बजट जो है, यानी 2023 में जो बजट आया वो हमें 2024 यानी अगले साल की हमें एस्टिमेट जानकारी देती है। साथ के साथ इस साल यानी करंट साल की 2023 की हमें कौन सी जानकारी देती है, संशोधित, रिवाइज जानकारी देती है। और यही 2023 की जो बजट है ये हमें पिछले साल की वास्तविक जानकारी देती है। तो भैया इनमें से क्या सही होगा, इनमें से चौथा अगर ऑप्शन ऑल होता तो फिर आप सही कर देते ऑल, ठीक है। लेकिन अब क्या इसका सही उत्तर होगा, तो देखिए नन तो होगा नहीं, एक्चुअल जानकारी देती नहीं है। मैंने एक वर्ड बार बार बोला था कि जो बजट होता है वो अगले साल की अनुमानित, ठीक है ना, अगले साल अगले वित्त वर्ष की अनुमानित जानकारी देती है, यानी इसका सही उत्तर होगा एस्टिमेटेड। अब आइए इसमें ऑप्शन यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूं। अब ये अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार से, एस्टिमेटेड जानकारी देती है, यस, रिवाइज जानकारी देती है, यस, एक्चुअल जानकारी देती है, इसलिए ऑल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया है। इसलिए देखिए ये समझाने का पीछे का रीजन है ये क्वेश्चन बनाना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप कहीं से पढ़िएगा तो बनेगा नहीं भाई, अगर ये चीज अगर आपको पता नहीं है। अब एक चीज अभी और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। देखिए ये जो आप अभी यहाँ पे जो डाटा लिखा है आपने, ये आपका 1 फरवरी 2023 को बजट आया, ठीक है। उसी प्रकार अब फिर से केंद्र सरकार बजट पेश करेगी 1 फरवरी 2024 को, करेगी कि नहीं भाई, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ 2024 को। तो उसी प्रकार से ये जो अगला जो होगा, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2000 क्या होगा, 2024 से 2025 का ये कौन सा वैल्यू होगा, आपका एस्टिमेटेड वैल्यू जानकारी देगा ये बजट। अब उसी प्रकार ये आपका 2023 से 2024 का ये क्या देगा आपको जानकारी, रिवाइज जानकारी देगा। यानी अब देखिएगा चीज को, ये जो 2023-24 के जो है, ये जो पहले क्या था एस्टिमेटेड था, अब देखिए ये रिवाइज बन गया 2023-24, ठीक है। अब आइए इसके बाद फिर से ये पिछले साल का यानी कि 2022 से 2023 की क्या जानकारी देगा, एक्चुअल जानकारी देगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से बजट आएगा 1 फरवरी 2025 को। अब इसमें भी क्या है, 3 साल की जानकारी रहेगी, 3 साल की, यानी कि 2025 से 26 की क्या होगी, एस्टिमेटेड जानकारी होगी। 2024 से 2025 की क्या जानकारी होगा, ये रिवाइज जानकारी होगा। और पिछले साल की 2023 से 2022 की ये क्या जानकारी होगी, एक्चुअल जानकारी होगा। अब देखिए ध्यान देना 2023-22 को यहाँ पे भी, और यहाँ पे आप ये 2023-24 को देखिए, 2023-24 ये ध्यान रखना। देखिए ये देखिए यहाँ 2023-24 क्या है आपका, 2023 और ये 2024 ये एस्टिमेटेड जानकारी दे रहा था। अब यहाँ पे 2023 क्या बन गया आपका, रिवाइज जानकारी बन गया, ठीक है ना। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ आपका होगा 2023-24, ये हो गया आपका 2023-2024, ठीक है। अब यही 2024 क्या बन गया, देखिए 2023-24 क्या बन गया, ये आपका एक्चुअल बन गया। यानी 2023-24 एक बजट जो रहा, एक साल का जो एक बजट जो होता है वो एक्चुअल जानकारी भी देती है, देखिए वो आपका रिवाइज्ड जानकारी भी देती है,
और वो आपका एस्टिमेटेड जानकारी भी देती है। ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब अच्छे स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि देखिए यहाँ पे इसको मैंने लिख भी दिया है कंटेंट में साफ साफ शब्दों में। ये रहा, देखिएगा भाई, स्टार्टिंग पेज में ही आपको मिलेगा। यहाँ देखिए बजट जो है, यहाँ पे ध्यान से आपको पढ़ना। देखिए बजट जो है हमें जो साल चल रहा है उस वर्तमान वर्ष की क्या देगी, संशोधित जानकारी, रिवाइज्ड वैल्यू की जानकारी देगी जो साल चलेगा। जो साल आने वाला उसका अनुमानित यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू की जानकारी देता है, और पिछले वर्ष की वास्तविक वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू की जानकारी देता है। ये मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभी जो मैं लिख बताया आपको, मतलब किसी एक वर्ष की जो जानकारी होती है, ठीक है ना, वो एक बार क्या होगा, एस्टिमेटेड होगा। 2023-24 वाला एस्टिमेटेड बना, फिर वो क्या बना, रिवाइज्ड बना, और फिर क्या बना, वो एक्चुअल भी बना। ये क्लियर हो गया भाई। अब देखिए कुछ फैक्चुअल चीजें हैं। देखिए बजट जो है सरकार की वित्तीय योजना है। देखिए बजट शब्द हमारे संविधान में कभी भी यूज नहीं किया, कहीं भी यूज नहीं किया गया। क्या यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण यूज किया गया। क्या यूज किया गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। यानी बजट सरकार की क्या है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। बजट अगले साल का होता है। बजट किसका होता है, अगले साल का, लेकिन कैसा, अनुमानित होता है। बजट से हमें क्या पता चलता है, अगले वित्त वर्ष के अनुमानित प्राप्तियां यानी कि इनकम, रिसिप्ट, और अनुमानित व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च। बजट हमें यही बताती है। संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। संविधान में बजट का क्या, देखिए बजट की जगह क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बजट यानी कि केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट जो है प्रेसिडेंट के अधीन पेश किया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार बताएगी, आर्टिकल 112 बता रहा है कि आर्टिकल 112 ये बता रहा है कि केंद्र सरकार बताएगी कि एक वित्त वर्ष में आपने कितना इनकम किया और कहाँ आप खर्च कर रहे हैं, उसका पूरा लेखा जोखा दीजिए। उसी प्रकार आर्टिकल 202 बता रहा है कि हर राज्य सरकार बताएगी कि एक वित्त वर्ष में उन्होंने कितना इनकम किया और कहाँ कहाँ वो खर्च किए, उसका पूरा लेखा जोखा देंगे। तो बजट कहीं भी शब्द यूज नहीं किया गया है। बजट की जगह क्या यूज किया गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 और आर्टिकल 202। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया है। अब देखिए एक आपको मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक समीक्षा। इसका मतलब क्या, देखिए बजट से जस्ट एक दिन पहले, जैसे कि केंद्र की बात करें तो 1 फरवरी को बजट आ रहा है, तो जस्ट उसके एक दिन पहले यानी कि 28 जनवरी को, सॉरी 29 नहीं 30 या 31 यानी कि वर्किंग डे वो होना चाहिए, ठीक है ना। 30 जनवरी या 31 जनवरी को आपकी इकोनॉमिक सर्वे आता है। ये इकोनॉमिक सर्वे क्या है समझिएगा। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे यानी कि एक सर्वे हो रहा है, यानी कि देखिए जनगणना से पहले क्या होता है, सर्वे होता है। सब जगह लोगों को लगाया जाता है, पता किया जाता है कि कितने जनसंख्या लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं आपके घर में, तो ये सर्वे किया जाता है। फिर फाइनल क्या होता है, जनगणना रिपोर्ट आता है। उसी प्रकार पहले सर्वे होगा तब बजट आएगा। मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे देश की स्थिति को जांचेगा कि क्या गरीबी है, क्या बेरोजगारी है, कितनी यहाँ पे महंगाई दर है, ये सारा देश की स्थिति का अनुमान लगाएगा। और अनुमान लगाने के बाद उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, हम बजट में उसको इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आ गया, यही आपका इकोनॉमिक सर्वे है। तो बजट से जस्ट एक दिन पहले पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री भी इसको पेश करते हैं। इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी और ये पहले बजट के साथ ही दिया जाता था। दिन में इकोनॉमिक सर्वे और शाम में बजट पेश किया जाता था एक साथ ही। लेकिन 1964 से फिर क्या हुआ, बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे एक रिपोर्ट होता है जिसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं। यह हमें देश की आर्थिक स्थिति के बारे बतलाता है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, कितने लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में है या और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखिए ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब क्या है, जो पीएफ वगैरह, आप ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहां आपके सैलरी से पीएफ में कुछ पैसा जा रहा होगा, तो वो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर। जहां कोई पीएफ वगैरह नहीं कट रहा उसे हम कहेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है भाई। अब देखिए ये बातें तो हमने समझ लिया भाई। अब एक बात है, देखिए 3 प्रकार के बजट होती है। एक है आपका सरप्लस बजट, पूरा बजट ही खंगाल दे रहे हैं हम लोग अच्छे से। एक है आपका सरप्लस बजट जिसे अधिशेष बजट कहेंगे। सरप्लस मतलब इनकम आपका अधिक हो रहा है, खर्चा आप कम कर रहे हैं। बैलेंस बजट यानी कि इनकम जितना है उतना आप खर्च कर रहे हैं। डिफिसिट यानी कि घाटे का बजट, इनकम कम है खर्च कर रहे हैं, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो आप एक बात बताइए, कौन सा बजट सरकार पेश करती है? याद रखिएगा, सरकार हमेशा घाटे की बजट पेश करेगी। अगर भैया अगर बोले कि हम
क्या कर रहे हैं, इनकम ज्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो जनता क्या बोलेगी कि सारा पैसा हमसे कमा करके आप अपने झोली में रख रहे हैं और खर्च कम दे रहे हैं, ना रोड बना रहे हैं, ना बिजली दे रहे हैं, ना डैम बना रहे हैं, ना बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ना कोई नौकरियां हैं, ना कोई कंपनियां हैं, ना कोई कारखाने लग रहे हैं। तो ये तो कभी पेश नहीं करेगी। हमेशा घाटे की बजट सरकार दिखाएगी, भाई देखिए हम कमा कम रहे हैं, भले हम उधार ले रहे हैं, लेकिन आपके लिए देखिए बिजली बनाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किए, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे लाइन, वंदे भारत, बुलेट ट्रेन, ये सारी चीजें कार्य कर रहे हैं। तो ये जनता के छवि को भी जीतने का काम करता है घाटे का बजट। और जितने भी विकासशील देश हैं, मतलब अभी डेवलप्ड नहीं हुए, वो सभी लोग घाटे का बजट ही पेश करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है भाई। अब आइए झारखंड की बजट के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए झारखंड का जो बजट पेश किया गया 27 फरवरी 2024 को, इससे जस्ट एक दिन पहले क्या होगा, 26 फरवरी को क्या आएगा, इकोनॉमिक सर्वे। समझ में आ गया, वो झारखंड की स्थिति को बतलाएगा। क्या बतलाएगा झारखंड की स्थिति को, कि झारखंड जो राज्य है वहां पे क्या गरीबी है, क्या बेरोजगारी है, मिडिल क्लास फैमिली की क्या समस्याएं हैं, ये पूरी राज्य की स्थिति के बारे में क्या करती है, ब्यौरा देती है। ठीक है भाई। तो 27 फरवरी में, अब देखिए एग्जाम में क्यों आपसे 2024-25 का भी आंकड़ा पूछ सकता है, 2023-24 का भी आंकड़ा पूछ सकता है, और 2022-23 का भी आंकड़ा पूछ सकता है। आपको समझ में आ रहा है ना अब, क्योंकि एक बजट जो होता है, ठीक है ना, वो एक बजट क्या हो सकता है, एक बार वो एस्टिमेट बनेगा, ठीक है, अनुमानित बजट बनेगा, एक बार वही आपका रिवाइज्ड बजट बनेगा, और वही फिर एक बार एक्चुअल बजट बनेगा। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आगामी आने वाला एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है ना भाई। तो इसलिए बहुत बार आप लोग या बहुत टीचर भी कहते हैं कि पिछले साल के बजट से क्वेश्चन पूछा, भाई नहीं, वो रिवाइज्ड बजट से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आपको पता है या नहीं बजट के बारे में। तो अब आती है, ये हो गया आपका बजट पेश हुआ 27 फरवरी 2024। यानी ये बजट कैसा है, आने वाले साल के लिए अनुमानित बजट होगा, यानी एस्टिमेटेड बजट होगा 2024-25 का। इस जो ईयर चल रहा है 2024 में आपका बजट आया 27 फरवरी 2024-25 के लिए, ये एस्टिमेट बजट होगा। फिर 2023-24 जो बजट आया है, जो मतलब पिछले साल वाला जो बजट अभी चल रहा है, वो क्या है, रिवाइज्ड बजट कहलाएगा, संशोधित बजट कहलाएगा। और उसका जस्ट पिछले साल वाला बजट वो एक्चुअल बजट होगा। ये तो आपको समझ में अब आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ सब चीजें अब आप बना पा रहे होंगे आराम से। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सरकार यानी झारखंड सरकार ये बोल रही है कि भाई हमें टोटल बजट कितना चाहिए। तो सरकार हमें, झारखंड सरकार ये बता रही है कि हमें 1,28,900 करोड़ रुपए चाहिए। मतलब ये क्या, 2024-25 का जो इस बार बजट बोले कि अनुमानित बजट, यानी कि 20 लाख रुपए जो हेमंत सोरेन बोले ना कि हमको झारखंड सरकार चलाने के लिए चाहिए, तो इन्होंने अनुमानित किया है इस बार 2024-25 में कि 1,28,900 करोड़ रुपए चाहिए। पिछले 2023-24 में जो हेमंत सोरेन की सरकार ने पेश किया था वो कितना था, 1,16,418 करोड़ रुपए, और उससे जो पिछले साल था वो 1,01,101 करोड़ था। अब ये तीनों डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये हो गया आपका एक्चुअल जानकारी, ये हो गया आपका रिवाइज्ड, और ये हो गया आपका अनुमानित। समझ में आ रहा ना क्यों इंपॉर्टेंट है ये सभी आपको याद करना पिछले, ये अब आप आराम से याद कर पाएंगे। चलिए अब पूछेगा ये कि पिछले साल से ये बजट जो कितना अधिक है, 10.72%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखना। और पिछले, ये आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। कितना इस बार का जो बजट है पिछले बार से कितना अधिक है, तो 10.72% है। 2023-24 का जो बजट है 2022 से कितना अधिक था, 15.15% अधिक था। इस बार बजट सरकार की कितनी है, मतलब सरकार की जेब में पैसे 1,28,900 करोड़ रुपए आने वाले हैं। इसी का लेखा जोखा इस बार पेश किए हैं। यानी इतना पैसा सरकार का इनकम होगा, वो बताएंगे अभी कैसे इनकम होगा और कहां कहां खर्च करेंगे वो भी आपको बताएंगे। मतलब क्या समझ लिए हैं कि सरकार, हेमंत सोरेन, अभी सरकार के पास कितना पैसा आने वाला है, 1,28,900 करोड़ रुपए का। याद हो गया भाई, पिछले साल से कितना अधिक है, 10.72% अधिक है। ये डाटा याद रखना। पिछले साल का बजट 1,16,418 करोड़, और उससे पिछले साल का बजट 1,01,101 करोड़। ये क्या हो गया आपका एक्चुअल बजट, ये हो गया रिवाइज बजट, और ये हो गया आपका एस्टिमेटेड बजट। क्लियर है, कितना अधिक है, 10.72, 1,28,900 करोड़। डाटा याद करते चलेंगे। अब चलिए, जैसे कि ये मैंने बताया कि मेरा बजट है भाई, समझिएगा, मेरा बजट 2024-25 में कितना, 20 लाख रुपए है। 20 लाख मुझे चाहिए, तो इस 20 लाख कैसे चाहिएगा, इनकम से होगा। इनकम में क्या है, एक टैक्स से हमें 7 लाख आ गया, नॉन टैक्स से 5 लाख आ गया, डिसइन्वेस्ट में बेच करके सरकारी कंपनियां 4 लाख आ गए, और उधार लेके हमने 4 लाख ले लिया। समझ में आ गया। ये तो मैंने आपको समझा ही दिया, यहाँ पे वही लिखे। यानी अब देखिएगा, यहाँ पे मैंने बताया है कि जो 1,28,900 रुपया क्या होगा, इनकम होगा। तो दो प्रकार से इनकम होगा, एक होगा कैपिटल इनकम, पूंजीगत आय,
और एक होगा राजस्व इनकम यानी कि रेवेन्यू इनकम, यानी कि रेवेन्यू आय, यानी कि जो कैपिटल इनकम है इसमें सरकार की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिम्मेदारी होगी, यानी कि ये कहाँ से पैसा आया होगा, ये आपका पैसा आया होगा उधार लेकर के और डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि बेच करके यानी विनिवेश करके। और राजस्व यानी कि टैक्स का पैसा होगा या फिर नॉन टैक्स का पैसा होगा जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इसीलिए हम खर्च भी दो प्रकार से करेंगे, एक होगा पूंजीगत व्यय जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पूंजीगत व्यय को हम लोग कहते हैं योजनागत व्यय, यानी कि योजना बना के खर्च करेंगे जिसमें हमें बाद में भविष्य में प्रॉफिट होगा। और रेवेन्यू यानी कि राजस्व व्यय जिसमें हमें कोई भविष्य में फायदा या प्रॉफिट नहीं होने वाला, जैसे सैलरी, पेंशन, ये सारी चीजें हमने आपको बताई है। तो अब ये डाटा अब आप आराम से अच्छे से याद कर पाएगा। तो भाई देखिए झारखंड सरकार क्या बोल रही है हेमंत सोरेन जी की मेरे पास जो इनकम है कितना, इस बार 2024-25 का इनकम कितना है, तो मेरे पास जो इनकम है बजट जो है वो 1,28,900 करोड़ रुपया। अब ये पूरा इस जो 1,28,900 करोड़ है ना, इसका पूरा लेखा जोखा इनकम में बता रहे हैं। और इसी प्रकार अगला स्लाइड जब देखेंगे तो यहाँ आपको व्यय में भी दिखने को मिलेगा। तो यही सब आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो अब हम बात करेंगे कि सरकार को इनकम कहाँ कहाँ से कितना से हो रही है, ये डाटा आपके एग्जाम में पूछेगा। तो देखिए एक आपको इनकम कैसे है, रेवेन्यू रिसिप्ट है यानी कि राजस्व आय है। ये कौन सा आय है, जिसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई, ठीक है ना, इसलिए मैं टिक मार रहा हूं। तो ये कितना आया सरकार को पैसा, तो ये सरकार को पैसा आया 1,10,800 करोड़ रुपए। 1,10,800 करोड़ रुपए मतलब ये वो पैसा, मैं ग्रीन से कर रहा हूं ताकि समझना है कि ये पैसा हमारे लिए कोई टेंशन फ्री वाला पैसा, मतलब इसको हमें टैक्स से मिला है, फाइन लगा है, कोई स्टंप खरीदा है, ये सारी चीजें हमें पैसा मिली है 1,10,800 करोड़ रुपए, ठीक है ना। पिछले साल 2023-24 में कितना था, अच्छा ये जो आपका जो टोटल जो इनकम है, मतलब ये जो 1,28,900 करोड़ जो इनकम है उसमें से 1,10,800 करोड़ जो है कहां से मिल रहा है, राजस्व इनकम हो रहा, मतलब 1 लाख, समझिएगा भाई 1,28,900 करोड़ रुपए में सरकार को टैक्स से ही कितना पैसा मिल गया है, 1,10,800 करोड़ रुपए। यानी कि कितना प्रतिशत इसका, ये प्रतिशत याद रखना कितना है, तो 86%। पिछले बार क्या हुआ था, पिछले बार सरकार की जो बजट थी 2000 कितना था, 1,16,000 है ना, 1,16,418 करोड़। 1,16,418 में 98,337 करोड़ कहां से आया, टैक्स से, ठीक है। और पिछले साल का ये डाटा है, याद कर लेंगे। अब आप समझ में आ गया होगा अब ये सब डाटा वगैरह, ठीक है। अब आपको ये पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं राजस्व आय यानी कि जिम्मेदारी नहीं, यानी कि वो क्या होगा, एक टैक्स से आ रहा होगा, ठीक है, और एक आपका क्या होगा, नन टैक्स से आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए टैक्स में कहा, एक तो केंद्र क्या करता है भाई, सरकार को जो टैक्स मिलता है, यानी कि मोदी जी को जो टैक्स मिलता है ना, वो हर राज्य को कुछ कुछ पैसा देती है, ऐसा समझिए। तो उसने झारखंड राज्य को भी पैसा दिया, कितना दिया, 40,338 करोड़। अब इससे भी पहले समझिए झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन को टैक्स से कितना पैसा मिल गया था, यानी कि टैक्स से, मैं नन टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, ये नन टैक्स अलग है, ये टैक्स और नन टैक्स मिल करके क्या बन रहा है, आपका राजस्व आय बन रहा, समझ रहे हैं ना भाई। यानी कि वो पैसा है जिसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है हमें टैक्स से और नन टैक्स से। तो टैक्स से कितना मिला, 74,538 करोड़ इस साल, पिछले साल 64,639, और ये देख लीजिए पिछले का पिछले साल है, ठीक है। अब ये जो केंद्र सरकार मोदी जी हमें कितना दिया, 40,338 हेमंत सोरेन को दिया, कितना 31% है, किसका, ये जो आपका टोटल जो बजट है इसका 31% है। 40,338 रुपया मोदी जी ही दे दिए, पिछले बार 33,000 दिए थे, उसके पिछले 31,000 दिए थे, समझे। अब ये सरकार यानी कि झारखंड सरकार ने जो टैक्स से कमाया है, जीएसटी जीएसटी से जो कमाया है वो है 34,200 करोड़ रुपए इस साल, पिछले साल 30,860, उसके पिछले 2,517 करोड़। अब ये सब डाटा भाई मैं आपको डाटा भी दिखा दे रहा हूं कि कहां से है। तो देखिए भाई डाटा झारखंड सरकार के, ये सारा डाटा, ठीक है ना, कोई बड़ा तोप चीजें नहीं है, ऐसा नहीं समझना कोई तोप मैं काम कर रहा हूं, बड़ा सिंपल सी चीज है ये सब। चलिए तो अब ये समझ में आ गया, यानी कि सरकार का जो बजट था 1,28,900 करोड़, जिसमें से राजस्व इनकम जो सरकार का हुआ एक टैक्स से और एक हो गया आपका नन टैक्स से। तो टैक्स से कितना हुआ, 74,538 करोड़, जिसमें से मोदी जी इतना दिए। और ऐसा समझिए मोदी जी मतलब
स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल के द्वारा जो टैक्स देता है सर मोदी जी, वो है 40,338। और झारखंड राज्य ने जो टैक्स जीएसटी से, जीएसटी में भी कौन, एसजीएसटी से जो पैसा कमाया है वो है 34,200। अब झारखंड सरकार ने नन टैक्स से कितना पैसा कमाया है, तो 36,261 करोड़ इस बार, उससे पिछले साल 33,698, उसके पिछले साल ये है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सरकार ने स्टेट ऑन नन टैक्स, यानी कि बहुत तरह से सरकार ने फाइन लगाए होंगे, फिक्स लिए होंगे, स्टैंप वगैरह जो भी है, उससे 19,300 करोड़ यानी कि 14.97 है जो बजट है उसका, पिछले साल का ये है डाटा, याद करना आपको। कुछ अनुदान भी मिला है झारखंड हेमंत सोरेन जी को, जैसे कि कोई जाके गिफ्ट दे दिया, मतलब कितना करोड़ दिया, उसमें से कितना है, तो जो सरकार बजट बताया ना हेमंत सोरेन जी की 1,28,900 करोड़ रुपया, इसमें से सर 1,28,900 करोड़ में जो 16,961 करोड़, भाई इस करोड़ की बात है, लाख या हजार नहीं सोचना, 16,961 करोड़ रुपया केवल गिफ्ट में, अनुदान में मिल गया है। कौन दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिया है। कितना प्रतिशत, 13.16%। 1,28,900 करोड़ में 16,961 करोड़ केवल गिफ्ट मिल गया। तो अब ये सब क्या है, नॉन टैक्स हो गया। तो चलिए नॉन टैक्स और ये सब डाटा अब आपको याद करना, और अब आप समझ भी गए होंगे अच्छे से। अब आइए अगला इनकम क्या है, कैपिटल इनकम, यानी कि पूंजी प्राप्तियां, यानी कि उधार लिया होगा या डिसइन्वेस्टमेंट किया सरकार ने। तो देखते हैं क्या किया सरकार ने, यानी कि कैपिटल इनकम कितना हुआ इस बार, 18,100 करोड़ रुपए। पिछले बार 1881 करोड़, 16% था, इस बार 14% है टोटल बजट का। तो अच्छी बात है। तो इस बार देखिए 14% ही है भाई, ये वो इनकम है, यानी कि उधार है, यानी कि उधार देखिए 14%, तो पीछे 16%, तो घटा है, तो ये अच्छी बात है। देखिए इस प्रकार से समझिएगा इकोनॉमिक्स, तो मजा आएगा। तो यानी कि 14% सरकार की क्या है भाई, अभी जो टोटल बजट है 1,28,900 का 14% कितना होगा, 18,100 करोड़। ये क्या है भाई, कैपिटल इनकम हुआ है। रिकवर, एक तो क्या है देखिए, एक तो जो है बोरोइंग, उधार लिया है कितना, 18,000 करोड़। और जो दूसरे को जो लोन दिया होगा या ऋण दिया है हेमंत जी ने, उससे मिला है 100 करोड़ केवल। प्रतिशत देखिएगा 13.96% और 0.09%। उसका पिछले साल 81 करोड़ लोन किसी को दिए होंगे उससे मिला है, और 18,000 करोड़ उधार लिए। इस बार सरकार ने उधार कितना लिया, पिछले साल भी 18,000 करोड़ ही लिया था। ठीक है, समझ रहे ना अब आपको। तो अब 18,000 यानी कि क्या है, ये कैपिटल इनकम का बोरोइंग है, यानी कि उधार लिया है हेमंत सोरेन जी ने, क्योंकि सरकार हेमंत जी को चाहिए था 1,28,900 करोड़ रुपया, जिसमें से 18,000 करोड़ घट रहा था, तो उन्होंने उधार लिया है। 100 करोड़ इन्होंने लोन किसी को दिया है भाई, उनसे ले लिया, रिकवरी कर लिया उन्होंने। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये सरकार का क्या पता चल गया, 1,28,900 जो सरकार की जो बजट है वो बता दिया कि ये इनकम कहां से हुई है, पूरा डाटा आपको पास मिल गया। ये डाटा आप याद करेंगे। अब ये 1,28,900 करोड़ खर्चा कहां करेंगे, अब उसका भी डाटा चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब आइए एक्सपेंडिचर। तो देखिए सरकार खर्च दो प्रकार से करेगी, एक तो राजस्व खर्च जिसमें सरकार को कोई प्रॉफिट नहीं है। 1,28,000 में देखिए 91,832 करोड़, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है सरकार को। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसमें सरकार को प्रॉफिट होगा, कोई कंपनियां लगाएगी, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें होगी, इससे सरकार को फायदा होगा। ठीक है मेरे भाई, ये डाटा याद कर लीजिएगा कि सरकार खर्च कहां कर रही है, राजस्व में 91,832 करोड़, और खर्च कहां कर रही है, कैपिटल में, जिसमें भविष्य में प्रॉफिट होगा 37,068 करोड़। पिछले साल का ये डाटा है 2023-24 का, और ये है 2023-24 का। अब देखिए जो रेवेन्यू में खर्च हो रहा है, यानी कि जिसमें कोई फायदा नहीं है, जिसमें ब्याज, देखिए सरकार केवल ब्याज दे रहा है 7,054 करोड़, सैलरी को एम्प्लॉय दे रहा है 16,952 करोड़, पेंशन में जा रहा है 8,741.49 करोड़, और राजस्व खाते में 51,307 करोड़। अब आइए कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में राज्य का आंतरिक जो ऋण है, ठीक है ना, उसमें 7,900, भारत सरकार से जो ऋण है वो 533.49 करोड़, और ऋण और अग्रिम यानी लोन और एडवांस में 93.29 करोड़। तो ये लेकर सरकार ने कहीं इन्वेस्टमेंट किया होगा, कोई फैक्ट्री लगाया होगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा। ठीक है, अब ये डाटा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर, जहां जहां एजुकेशन में कितना खर्च किया है, परसेंटेज आपसे पूछेगा एग्जाम में। पेंशन में कितना, 6.78, रोड एंड ट्रांसपोर्ट में कितना, इतना है, रूरल यानी ग्रामीण विकास और पंचायती राज में 14.35, हेल्थ और ड्रिंकिंग वाटर में कितना, 9.24, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट कितना, 1.06%। इसके अलावा भी भाई देखिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूं,
ये देखिए डाटा, आप इसमें कौन कौन सा याद रखेगा, एजुकेशन मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये बता दिया है। तो ये देख लीजिए, ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, उधार लिया है इतना, ये गिफ्ट मिला है, ये टैक्स से आया है, ये अपने राज्य के टैक्स से आया है, ये केंद्र सरकार दी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये मैंने बता दिया, ये भी कर दिया, ये सारा पीडीएफ अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन में। अब ये याद रखना है, देखिए एक्सपेंडिचर ऑन सेक्टर, एक सेक्टर अलग अलग सेक्टर में होता है खर्च। एक होता है जनरल सेक्टर, ठीक है ना। जनरल सेक्टर जैसे कि न्यायिक प्रशासन को, पुलिस वगैरह में जो खर्च है वो जा रहा है 37,124 करोड़ इस बार, पिछले साल, और ये उसके पिछले साल का डाटा है। सोशल सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र में 45,377 करोड़, इकोनॉमिक आर्थिक क्षेत्र में 46,399 करोड़ रुपए जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आइए फिस्कल डिफिसिट। अब ये कितना है, 9,500 करोड़। अब ये समझिए ये क्या है भाई, 9,500 करोड़ मतलब ये फिस्कल डिफिसिट कैसे निकलता है, ये हम यूनियन बजट में बताएंगे। प्राइमरी बजट कैसे निकलता है, ये यूनियन बजट में बताएंगे। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है, ये यूनियन बजट में बताएंगे। इसमें बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप बस इसका मेन क्रिप्स को मैं बताऊंगा। लेकिन फिर भी 9,500 करोड़ सरकार उधार ले रही है। ये जीएसडीपी का कितना है, 2.02%। अब बोलिएगा सर जीएसडीपी क्या होता है, समझाइए। देखिए जीएसडीपी क्या होता है, जो आप झारखंड राज्य को जो देख रहे हैं, ठीक है ना, झारखंड राज्य का ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है और जो सर्विस है, इनका जो मूल्य है, ठीक है ना, उसका जो भी प्रोडक्ट तैयार हो रहा है झारखंड राज्य में और जो भी सर्विस तैयार हो रही है, उसका जो मौद्रिक मूल्य होगा उसी को जीएसडीपी कहते हैं। और इस जीएसडीपी की सहायता से हमें पता चलता है कि उस राज्य की आंतरिक, यानी कि उसके अंदर कितना उत्पादन की क्षमता है, ठीक है ना। इससे हमें पता चलता है राज्य की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी है। अब ये जीएसडीपी हर कंपनी अलग अलग तरह से बताती है, बाकी जीडीपी ये नेशनल इनकम का पार्ट है, वहां पे पता करेंगे। बस इतना समझिए कि जीएसडीपी का मतलब राज्य की आंतरिक अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर है उसका पता चलता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है और कितना सर्विस बन रही है, उसकी मौद्रिक मूल्य क्या है। तो फिस्कल डिफिसिट कितना है, 9,500 करोड़, 2.02% किसका, जीएसडीपी का। एकदम ये डाटा याद करना है। यानी कि फिस्कल डिफिसिट हमें क्या बताता है कि हमें इतना उधार लेना है, किस लिए, 1,28,900 करोड़ को पूरा करने के लिए। प्राथमिक घाटा हमें यह बताता है कि हम इतना केवल क्या किए भाई, हम इतना केवल, यानी कि 9,500 करोड़ जो लिए ना, उसका केवल 2,445 करोड़ ही हम केवल झारखंड राज्य में खर्चा किए। बाकी पैसा क्या किए, केवल सूद में लिए, सूद में दिए। मतलब समझिए, आप 4 लाख लोन लेते हैं, बैंक को देते 7 लाख, ये जो 3 लाख क्या किए, सूद में दिए ना। तो आपने उधार 9,500 करोड़ लिया, लेकिन आपने यूज झारखंड राज्य में कितना किया, केवल 2,445 करोड़ ही किया। मतलब जो जीएसडीपी है उसका कितना, 0.052%। बाकी पैसा क्या किया आपने, सूद देने में निकाल दिया। राजस्व घाटा कितना है, 18,968 करोड़, ये याद रखिएगा। झारखंड सरकार की जीएसडीपी कितना है, 4,70,104 करोड़। ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड, यानी कि करंट अगर बात किया जाएगा प्राइस में कितना है, तो 9.80%, पिछले साल 11, ये अलग अलग होती है, कांस्टेंट हर की अलग अलग बताई जाती है। 7.7% है, ये कांस्टेंट प्राइस पे, ये करंट प्राइस की मैंने बताया, ठीक है। अब याद रखिएगा, जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव जी ने लगातार 5 बार, ठीक है ना, पेश किया बजट, 1, 2, 3, 4, 5, 4 बार स्टार्टिंग के 21, 22, 23, 24 का बजट सीएम हेमंत सोरेन जी के समय में और चंपई सोरेन जी के समय में। इस बार 2024-25 का बजट आया था। और पहला जो बजट आया था उस समय कौन बजट पेश किए थे, वित्त मंत्री मृगेंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था। होप शो ये सब डाटा अब एक और बजट पे आएगा, झारखंड बजट का एमसीक्यू, जिसमें जो भी चीजें बची वो कवर होगा। बाकी आपको यहाँ पे आपको फिस्कल डिफिसिट से क्वेश्चन बनता है बहुत डिटेल में, प्राइमरी डिफिसिट से, राजस्व डिफिसिट से, लेकिन जो इंडियन जीके में इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम लोग इसको समझते हैं। बाकी पूरा मैंने निचोड़ दे दिया, पूरा डाटा मैंने रख दिया है। होप शो की सेशन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक